Namaskar friends, welcome to SGKG Studies and SGKG 2.22 YouTube channel classes. In this session we are going to discuss Indian economy through MCQ, and this is the MCQ part 3. So through MCQ we are understanding Indian economy. Indian economy के questions घुमा फिरा करके हर एग्ज़ाम में भरपूर मात्रा में पाए जाते हैं। सिलेबस चूँकि ज़्यादा है इसलिए हम इसको MCQ के थ्रू समझ रहे हैं। हमारा जो कंसेप्चुअल हमारा अंडरस्टैंडिंग ये है, हमारा पर्पस ये है कि MCQ के थ्रू हम कंसेप्ट अपना क्लियर कर लें, सो दैट दूसरा तीसरा भी अगर MCQ उससे मिलता जुलता आए देन वी विल बी एबल टू आंसर इट। सो लेट अस स्टार्ट। Inward looking trade strategy relies on export promotion, import substitution, both A and B. None of this. So this is talking about inward looking trade strategy. So it's a matter of common sense. Inward looking is somehow related to import. Inward looking is somehow related to import. Outward looking is somehow related to export. So here answer is import substitution. Inward looking में क्या होता है, हम जो import कर रहे हैं उसका substitute अपने डोमेस्टिक मार्केट में ढूंढते हैं, so that import का जो प्रेशर है वो कम हो सके। आइए देखते हैं इसके बारे में। During the first 7-5 years plan, initially first 7-5 years plan मतलब 7 5 35 हो गया और 5 40, 1990 तक 19 up to 1990, during the first 7-5 years plan the trade policy was characterized by the inward looking trade strategy. So भारत के स्वतंत्र होने के बाद, गणतंत्र होने के बाद लगभग 40 वर्षों तक जो इंडिया की जो ट्रेड पॉलिसी थी, इट वाज कैरेक्टराइज्ड बाय इनवर्ड लुकिंग ट्रेड स्ट्रेटजी. दिस स्ट्रेटजी इज नोन एज इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन. दिस पॉलिसी aimed at substituting imports with domestic production. In this policy, the government protected the domestic industries from foreign competition. So क्या बोल रहे हैं, this policy aimed at substituting imports with domestic production. हमें डोमेस्टिक प्रोडक्शन ही ऐसा कुछ ढूंढना चाहिए जिससे इंपोर्ट कम किया जा सके। इससे क्या होता था कि गवर्नमेंट प्रोटेक्टेड डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज फ्रॉम फॉरेन कंपटीशंस. फॉर एग्जांपल, इंस्टेड ऑफ इंपोर्टिंग व्हीकल्स मेड इन फॉरेन कंट्री, इंडस्ट्रीज वुड बी इनकरेज टू प्रोड्यूस देम इन इंडिया इटसेल्फ. सो बाहर से एग्जांपल बता रहे हैं, अभी लाइव एग्जांपल ले लेते हैं. बाहर से कार इंपोर्ट करने से, बाहर से कार अलग अलग कंट्री से कार इंपोर्ट करने से अच्छा है कि जो कंट्री में जो कार बन रही है उसी को इनकरेज किया जाए, उसी को प्रमोट किया जाए. तो इस तरीके से जो इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन जो पॉलिसी थी, उस इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन पॉलिसी में डोमेस्टिक मार्केट में अपने इंपोर्टेड आइटम का सब्स्टिट्यूट ढूंढा जाता था. राइट. नेक्स्ट क्वेश्चन. द पोर्शन ऑफ एग्रीकल्चर प्रोड्यूस सोल्ड बाय फार्मर्स इन द मार्केट इज कॉल्ड एज. सो द पोर्शन ऑफ एग्रीकल्चर प्रोड्यूस सोल्ड बाय फार्मर्स. सो जो एग्रीकल्चर प्रोड्यूस होते हैं फार्मर के द्वारा जो बेचे जाते हैं उनको क्या कहते हैं, मार्केटेबल सरप्लस, बफर स्टॉक, एक्सपोर्ट सरप्लस, नन ऑफ द अबव. सो जो फार्मर है, फार्मर अपना जो भी प्रोडक्ट उसका बच जाता है
वो उसको अगर वो बेचेगा तो एक्सपोर्ट सरप्लस तो होगा नहीं, वो बफर स्टॉक तो बन नहीं जाएगा। सो ऑटोमेटिकली इट इज मार्केटेबल सरप्लस। लेट अस अंडरस्टैंड व्हाट इज मार्केटेबल सरप्लस। Marketable surplus refers to the difference between the total output produced by a farmer and his self consumption from that output. So marketable surplus क्या होता है? It is the difference between the total output produced by a farmer and his self consumption. हम एग्जाम्पल ले लेते हैं पोटैटो का। अगर फार्मर ने 100 kg पोटैटो प्रोड्यूस किए, उसमें से 20 kg उनका घर का कंजम्पशन हो गया, बाकी कितने बच गए? 80 kg। वो 80 kg जो है वो मार्केटेबल सरप्लस है। जो अपने सेल्फ कंजम्पशन से जो बच जाता है प्रोडक्शन में, उसको मार्केटेबल सरप्लस कहते हैं। इन अदर वर्ड्स, इट इज दैट पोर्शन ऑफ द टोटल प्रोड्यूस दैट the farmer sells in the market. Marketable surplus is equal to total farm output produced by the farmer minus own consumption of farm output. Right? Next question. Which of the following is not a feature of objectives of planning? प्लानिंग का इसमें से कौन सा ऑब्जेक्टिव नहीं है? मॉडर्नाइजेशन बिल्कुल है, फुल एम्प्लॉयमेंट लगता नहीं है, सेल्फ सफिशिएंसी हो सकता है, इक्विटी हो सकता है। सो इसमें जो है प्लानिंग का जो ऑब्जेक्टिव, जो इसमें से सबसे कम जिसकी प्रोबेबिलिटी है वो फुल एम्प्लॉयमेंट का है। फुल एम्प्लॉयमेंट किसी भी इकोनॉमी में होना बहुत ही मुश्किल है। एटलीस्ट इंडियन इकोनॉमी में फुल एम्प्लॉयमेंट होना मुश्किल है, गवर्नमेंट एम्प्लॉयमेंट की बात करें तो इसलिए प्लानिंग में मॉडर्नाइजेशन हो जाएगा, सेल्फ सफिशिएंसी के लिए किया जाएगा प्लानिंग, इक्विटी के लिए किया जाएगा। फुल एम्प्लॉयमेंट इज द नॉट फीचर ऑफ ऑब्जेक्टिव्स ऑफ प्लानिंग। आइए इसके बारे में जान लेते हैं। हियर वी डिटेल अबाउट द 6 मेजर ऑब्जेक्टिव्स ऑफ प्लानिंग इन इंडिया। क्या क्या 6 मेजर ऑब्जेक्टिव्स थे? इकोनॉमिक ग्रोथ, अटेनिंग economic equality and social justice, achieving full employment, attaining economic self-reliance, modernization of various sectors and redressing imbalance in economy। इस डिस्क्रिप्शन के अनुसार ये इक्विटी नहीं है, ये इक्वलिटी है। ये इक्वलिटी नहीं है, ये इक्विटी है। सो फॉर दिस क्वेश्चन आंसर इज डी। प्लीज करेक्ट टू रीड, करेक्ट आंसर इज इक्विटी। सो यहाँ पर क्या है? ये इक्वलिटी नहीं है, यहाँ पर क्या है? इकोनॉमिक इक्वलिटी एंड सोशल जस्टिस है, बट दिस इज द इक्विटी। सो डी इज द करेक्ट आंसर, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन। in dash 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 economy, planning is done via direct participation of state of government। ये कोई प्लानिंग का जो मेथड है, इस इन दिस मेथड इट इज डन वाया डायरेक्ट पार्टिसिपेशन ऑफ स्टेट ऑफ गवर्नमेंट। डायरेक्टिव प्लानिंग, सोशलिस्टिक प्लानिंग, comprehensive planning, and the correct answer is comprehensive planning। In comprehensive planning, economic planning is done via direct participation of state of government। आइए इसके बारे में जान लेते हैं। डायरेक्टिव एंड कम्प्रिहेंसिव प्लानिंग, दो तरह की ही प्लानिंग होती है। सो डायरेक्टिव प्लानिंग, सिस्टम ऑफ प्लानिंग वेयर प्लानिंग इज यूज्ड टू डायरेक्ट द फोर्सेस ऑफ सप्लाई इन डिमांड। सो यहाँ पर क्या होता है? सिर्फ डायरेक्ट किया जाता है। देयर इज नो डायरेक्ट पार्टिसिपेशन ऑफ ए स्टेट इन द प्रोसेस ऑफ ग्रोथ। सो डायरेक्टिव प्लानिंग में वो डायरेक्शन इशू करते हैं, बट गवर्नमेंट का इसमें कोई पार्टिसिपेशन, एक्टिव पार्टिसिपेशन, डायरेक्ट पार्टिसिपेशन नहीं होता है। इट इज सोनली देयर फॉर इंश्योरिंग लॉ एंड ऑर्डर। दिस प्रिंसिपल इज मोस्टली परस्यूड इन कैपिटलिस्ट इकोनॉमी। सो कैपिटलिस्ट इकोनॉमी जो होती है वो उसमें डायरेक्टिव प्लानिंग होती है। यहाँ पर जो क्वेश्चन है वो comprehensive प्लानिंग का है। सो सिस्टम इन विच गवर्नमेंट पार्टिसिपेट्स इन द प्रोसेस ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट।
This planning is mostly pursued in mixed and socialist economies. So comprehensive planning में क्या होता है, इसमें गवर्नमेंट हैज डायरेक्ट पार्टिसिपेशन. इसमें क्या है, गवर्नमेंट का कोई डायरेक्ट पार्टिसिपेशन नहीं है. डायरेक्टिव प्लानिंग में सिर्फ डायरेक्शन गवर्नमेंट इशू करती है, गवर्नमेंट का कोई पार्टिसिपेशन नहीं है. कम्प्रिहेंसिव प्लानिंग में गवर्नमेंट डायरेक्टली उसमें इन्वॉल्व होती है. सो दिस इज ऑल अबाउट डायरेक्टिव प्लानिंग एंड कम्प्रिहेंसिव प्लानिंग. नेक्स्ट क्वेश्चन. शेड्यूल ए comprises of industries which could be owned by. शेड्यूल ए होता है, शेड्यूल ए comprises of industries which could be owned by government, private sector, both A and B, none of this, and the correct answer is government sector. शेड्यूल ए में कुछ कंपनी, ये शेड्यूल ए जो है ये कंपनीज एक्ट का शेड्यूल है. अलग अलग शेड्यूल हो सकते हैं, ये कंपनी एक्ट का शेड्यूल है. सो कंपनी एक्ट के शेड्यूल में शेड्यूल ए में जो कंपनीज हैं, डिफेंस रिलेटेड कंपनीज हैं, दीज आर ओन्ड बाय एक्सक्लूसिवली बाय द गवर्नमेंट. राइट, आइए जान लेते हैं. शेड्यूल ए कंपनीज comprises a list of 17 industries as the exclusive responsibility of state. Of these 4 industries, namely arms and ammunition, atomic energy, railways, air transport, become central government monopolies and the rest under state governments. ठीक है, तो शेड्यूल ए जब भी आए तो हमें ये समझ लेना है कि इट इज ओन्ड बाय गवर्नमेंट. नेक्स्ट क्वेश्चन. ग्रीन रिवॉल्यूशन introduced during the planning process was restricted mainly to wheat and rice, cotton and jute, cereals and pulses, jawar and bajra. And those who have little bit idea of Indian economy, they understand, they know that green revolution was related to wheat and rice. So green revolution was restricted mostly to wheat and rice and to some part of the country. Green revolution was not implemented in whole part of the country. It was implemented in some part of the country and especially exclusively wheat and rice. Let us understand it in a better manner. The green revolution was restricted to the more affluent states of Punjab, Andhra Pradesh and Tamil Nadu. Further, the use of HYV seeds, high yield varieties. HYV seeds primarily benefited the wheat growing regions only. Thus, the benefit of green revolution was initially restricted to few states and the crops of wheat and rice only. Next question. Self-reliance does not include. Self-reliance में क्या नहीं आता है? To reduce our dependence on foreign countries, especially for food. Okay. To reduce our independence on foreign countries, especially for defense items. ठीक है. Avoiding imports of those goods which could be produced in India behalf. ठीक है. To reduce the foreign interference in our policy. So self reliance का मीनिंग सिर्फ ये नहीं होता है, बाकी सब होता है. सेल्फ रिलायंस का मतलब ये होता है ए भी सही होता है, सी भी सही है, डी भी सही है, बी नहीं है. टू रिड्यूस आवर डिपेंडेंस ऑन फॉरेन कंट्रीज स्पेशली फ्रॉम डिफेंस आइटम्स. अरे हम तो परचेज करते ही रहते हैं, परचेज कर सकते हैं. सो सेल्फ रिलायंस में डिफेंस आइटम का परचेज करना नहीं होता, बाकी सब आते हैं. Self reliance is the ability to do same things and make decisions by yourself without needing other people to help you. Economists define self sufficiency or self reliance as the state of not requiring any aid, support, interaction or trade with the outside world. Right? Next question. Modernization means.
मॉडर्नाइजेशन का मीनिंग क्या होता है। और ऐसे क्वेश्चन यूपीएससी के पेड क्वेश्चन होते हैं। ABCD के अलावा वो ऑप्शन ओनली 1 1 1 2 3 3 1 2 3 ऐसे ऑप्शन उनको ज़्यादा सूट करते हैं। सो आइए देखते हैं। इंक्रीज द प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज बाय एडॉप्ट गुड्स एंड सर्विसेज बाय एडॉप्ट न्यू टेक्नोलॉजी। ठीक है, न्यू टेक्नोलॉजी तो होनी चाहिए। अवॉइडिंग इम्पोर्ट्स ऑफ these goods which could be produced in India itself. Okay, recognition the women should have the same right as men. मॉडर्नाइजेशन में सिर्फ 1 और 3 दिया हुआ है, मॉडर्नाइजेशन में 2 को नहीं दिया गया है। सो 1 और 3 मॉडर्नाइजेशन के मीनिंग में आता है। Modernization is the process of updating something or making it work in a contemporary setting. The modernization of an office might include new computers, high-speed internet, and a fancy espresso machine. So this is called modernization. Next question. Small-scale industries could not compete with the large firms and hence were protected by the government. Which of the following statement is incorrect with regard to this? So small scale industries को large scale industries के ill effect से protect किया जाता था गवर्नमेंट के द्वारा। इनमें से कौन सा उससे रिलेटेड स्टेटमेंट में इनकरेक्ट है? Some products were reserved for production only by small scale industries, ये सही है। Concessions in the form of lower banks rates were provided, ये भी हो सकता है। Concessions such as lower excise duty were provided, ये भी जान लेते हैं। Some small scale industries were made to work in partnership with some large firms and the incorrect answer is this one। बाकी सब ये करेक्ट है, ये सब हो सकते हैं। स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज को बचाने के लिए कुछ प्रोडक्ट को रिजर्व कर दिए जाएंगे कि उसको स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज ही बनाए। बैंक से कहा जाएगा कि थोड़ा स्मॉल स्केल के लिए, जिसको MSME बोलते हैं, स्मॉल स्केल के लिए इंटरेस्ट रेट 1% कम रखें। गवर्नमेंट इसमें स्मॉल स्केल को और इनकरेज करने के लिए, प्रोटेक्ट करने के लिए उन पर टैक्स कुछ कम लगा सकती है। तो ये तीनों सही लग रहे हैं, सिर्फ यही एक गलत लग रहा है। सो दिस इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। आइए जान लेते हैं इसके बारे में। स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज SSI, स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज को शॉर्ट में SSI कहते हैं, आर दोज इंडस्ट्रीज इन विच मैन्युफैक्चरिंग, प्रोवाइडिंग सर्विसेज, प्रोडक्शंस आर डन ऑन ए स्मॉल स्केल और माइक्रो स्केल। फॉर एग्जाम्पल, these are the ideas of a small scale industries: napkins, tissues, chocolates, toothpick, water bottle, small toys, papers, pens, ये सब स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज में आते हैं। इनको गवर्नमेंट प्रोटेक्शन देती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एल्यूमिनियम इंडस्ट्री कम्स अंडर विच शेड्यूल ऑफ इंडस्ट्री? यहाँ का जो शेड्यूल ऑफ इंडस्ट्री है वो कंपनी लॉ के शेड्यूल ऑफ इंडस्ट्री से अलग है। ये जो है इंडस्ट्रियल रिजोल्यूशन एक्ट से रिलेटेड है। सो ये एल्युमिनियम जो आती है वो शेड्यूल बी में आता है। आइए जान लेते हैं शेड्यूल के बारे में। तो शेड्यूल ए इंडस्ट्रीज, दिस कंप्राइजेज 17 इंडस्ट्रीज एरिया विच वेयर स्ट्रिक्टली अंडर द सेंट्रल गवर्नमेंट। हाँ, सो शेड्यूल ए में वे सारे आइटम आएंगे जो सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर होते हों। द कंपनीज ऑफ दिस एरिया वे आर नोन एज CPSE, सेंट्रल पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग। These included key industries such as defense equipment, atomic energy, iron and steel, and heavy plants, machineries required for iron and steel production, heavy power plants, coal and lignite, mining and processing of key minerals, railways and air transport, aircraft and shipbuilding, telephones, telegraphs, wireless except radio sets,
इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन, ये सब शेड्यूल ए के इंडस्ट्रीज हैं। शेड्यूल बी इंडस्ट्रीज, दिस कैटेगरीज कंप्राइज 12 industries that were put to the state government to take measures and was left to the state government to follow up with the private sector with provision of compulsory licensing. However, states were not given monopoly over these industries. They had to be state owned but private sector was expected to supplement. So क्या है, शेड्यूल ए जो है एक्सक्लूसिवली ओन्ड बाय गवर्नमेंट, शेड्यूल बी जो है उसमें गवर्नमेंट का कंट्रोल तो है लेकिन उसमें एक्सक्लूसिव मोनोपोली नहीं है, उसमें प्राइवेट सेक्टर को भी सप्लीमेंट करने के लिए लाइसेंस दिया जाता था। स्टेट्स वेर एक्सपेक्टेड टू फैसिलिटेट एंड इनकरेज डेवलपमेंट ऑफ दीज इंडस्ट्रीज इन प्राइवेट सेक्टर इन अकॉर्डेंस विद द प्रोग्राम्स formulated under the 5-year plans. The Schedule B industries included other minerals than central monopoly. Central monopoly में Schedule A, Schedule A के अलावा जितने भी मिनरल्स हैं वो Schedule B में आते हैं। मोनोपोली मशीन टूल्स, फेरस एलॉयस, स्टील टूल्स, रॉ मटेरियल नीडेड फॉर मैन्युफैक्चरिंग ऑफ ड्रग्स, डाइज एंड पल्प प्लास्टिक्स, इसेंशियल ड्रग एंड एंटीबायोटिक्स, फर्टिलाइजर्स, सिंथेटिक रबर, केमिकल पल्प, रोड एंड सी ट्रांसपोर्ट। ठीक है। शेड्यूल सी इंडस्ट्रीज, द इंडस्ट्रियल एरिया विच वेयर लेफ्ट आउट ऑफ शेड्यूल ए एंड बी were left with the private sector subject to licensing and regulation under industrial IDR एक्ट। ठीक है। सो IDR एक्ट में इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट रिजोल्यूशन भी हो सकता है, इसका एक और भी एक्ट है। एनी हाउ, सो the industrial area which were left out of the schedule A and B were left with the private sector subject to licensing and regulation under IDR Act। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 10 ही क्वेश्चन थे। होपफुली यू अंडरस्टूड द इंडियन इकोनॉमी थ्रू दिस 10 MCQs। प्लीज कीप ऑन रिवाइजिंग, ओनली रिवीजन इज गोइंग टू हेल्प यू आउट। आज का नीति श्लोक, अजरा अमरत्व प्राज्ञो विद्याम अर्थञ्च चिंतयते चिंतयेत गृहीत इव केशेषु मृत्युना धर्म चरेत। भाषा, इसका अर्थ क्या हुआ? बुद्धिमान मनुष्य अपने को बुढ़ापा और मृत्यु से रहित समझ करके विद्या और धन का उपार्जन करे, और मृत्यु मानो सिर पर सवार हो ऐसा समझ करके धर्म का पालन करे। बड़े गुण की बात कही गई है। मनुष्य नश्वर है, जो इस धरती पे आए हैं उन्हें इस धरती को छोड़ना भी है, लेकिन जब बात आए विद्या ग्रहण करने का, धन ग्रहण करने का, जब बात आ जाए विद्या अध्ययन करने का, मतलब कुछ सीखने का, और धन ग्रहण करने का, धन उपार्जन करने का, तो मनुष्य, जो बुद्धिमान मनुष्य, उसी को कहेंगे जो विद्योपार्जन और धनोपार्जन को इस तरीके से करता है जैसे उसे मरना ही नहीं है, जैसे उसे बूढ़ा ही नहीं होना है। अगर मनुष्य ये सोच ले कि आखिर मुझे मरना ही है तो ये विद्या क्यों सीखूं, और आखिर मुझे मरना ही है तो ये धनोपार्जन क्यों करूं, तो ये पूरा संसार ही निरर्थक हो जाएगा। इसलिए जब विद्या समझने को लेकर के आए, विद्या पठन पाठन को लेकर के बात आए, और धनोपार्जन की बात आए, तो इन दो कंडीशन में मनुष्य को अपनी बुढ़ापा और मृत्यु अपनी भूल करके इन दोनों का उपार्जन करना चाहिए। चाहे विद्या के सीखने की बात हो, चाहे धन को प्राप्त करने की बात है, इन दोनों को बुढ़ापा और मृत्यु से रहित समझ करके इनका उपार्जन करना चाहिए। और जब धर्म के पालन करने की बात आए तो आप ये मान लीजिए कि बस अगले क्षण में ही शायद हमारी मृत्यु हो सकती है, समय ही नहीं है। इसलिए धर्म का पालन तत्काल करते रहना चाहिए।
सो इस श्लोक का अर्थ यही हुआ कि बुद्धिमान मनुष्य अपने को बुढ़ापा और मृत्यु से रहित समझ करके विद्या और धन का उपार्जन करे, और मृत्यु मानो सिर पर सवार है ऐसा समझकर धर्म का पालन करते रहें। ऐसे जो करते हैं उनको बुद्धिमान की संज्ञा दी जाती है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद जो आपने अपने चैनल SGKG स्टडीज़ को लाइक किया है, सब्सक्राइब किया है, अपने दोस्तों के बीच में शेयर भी करें। आपका दूसरा यूट्यूब चैनल SGKG 2.22 इसको भी लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। मिलते हैं अगले क्लास में एक नए टॉपिक के साथ, एक नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।